नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्टिक्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और फिर जो आगे आने वाले जो हमारे सेशंस हैं उसमें हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? देखिए, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब भी हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ से होता क्या है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारे पास होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि, और ये जो एंगल होता है नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड के बीच में इसको बोलते हैं एंगल आर, और इंसिडेंट के और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं हम आई। ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉर्मल। एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैसी है ये। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास रे ऑफ लाइट ए है, ए हमारे पास कुछ इस एंगल से आई यानी कि एंगल आई से आई, और ये सरफेस से बेंड होकर हमारे पास वो एंगल आर पे चली गई। तो इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बोल सकते हैं आप। तो यानी कि ए से ओ हमारे पास जो लाइन होगी वो होगी इंसिडेंट लाइन, और जो ओ से बी होगी वो होगी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग लाइन, और बीच में जो हमारे पास है इसको बोलते हैं हम एन को नॉर्मल। ठीक है, हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल्स में या जब भी हम आगे जो भी सेशन हमारा होगा उसमें कहीं भी हम एन लिखेंगे इस तरह से, तो हमारे पास वो नॉर्मल को डिफाइन करेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, और इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है दोस्तों। अब इसके बाद बात कर ले हैं कुछ लॉज के, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी याद रखनी है रिफ्लेक्शन के केस में, तो उनको बोलते हैं हम लॉज। ठीक है, क्या क्या लॉ हैं इसके बेस पे? सबसे पहला, जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है, वो दोनों आपस में सेम होंगे हर केस में जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान रखेंगे जो आपका सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अगर आपने कोई उबड़ खाबड़ सरफेस ले रखा है इस टाइप का, या कोई इस टाइप का कोई सरफेस है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपके वो सेम नहीं आएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी एंगल किसी अलग एंगल से इंसिडेंट होगी और अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो इन केसेस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लॉ की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, जहाँ पे हमारे पास एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन का लॉ आप एप्लीकेबल होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टिंग भी बोल सकते हैं आप, एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, यानी कि ये जो प्लेन है इसको हम प्लेन बोलते हैं। पूरे का पूरा जो एरिया है ये हमारे पास होता है प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो भी इसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टिव भी है इसी में है, और जो आपका नॉर्मल है वो भी इसी में है। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास कुछ लॉज रिफ्लेक्टेड के केस में किस तरह से हमने इनको याद रखना है और किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपके पास, अगर ये तो था सिंपल आपके पास फ्लैट सरफेस, ये तो था आपके पास फ्लैट सरफेस इस टाइप से। अगर आपके पास कोई आ जाए दोस्तों इस टाइप से, यानी कि कोई सैडल सर्कल की फॉर्म में है या कोई स्फीयर की फॉर्म में आपके पास आ जाता है, कोई भी सर्कल तो नहीं आएगा इसमें, स्फीयर ही आएगा। ठीक है, स्फीयर के केस में अगर कोई इस टाइप का पॉइंट आपके पास आ जाता है, जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर है यहाँ पे, और हमने क्या करना है, इस स्फीयर पे हमने निकालना है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। सपोज करो कोई लाइट, रे ऑफ लाइट यहाँ पे पास की है, ये इंसिडेंट है हमारे पास, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जब भी आप कभी भी सर्कल के केस में या सॉरी स्फीयर के केस में जब भी आप नॉर्मल बनाएंगे तो हमेशा वो सेंटर में बनाएंगे, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये एंगल मेरे पास होता है इंसिडेंट एंगल, और इतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड होएगी तो ये एंगल मेरे पास हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सरफेस आता है जो स्फीयर की फॉर्म में हो या किसी और शेप में हो, तो हमेशा आपने क्या करना है, सेंटर से उसके नॉर्मल को पास करवाना है। ठीक है, और
इसके बाद दोस्तों कुछ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप ये जस्ट आपके जो एग्ज़ाम होंगे +2 के बाद नीट का या जेईई का जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। इवन आपके +2 क्लास में तो बहुत ही कम चांस है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी आप कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं। अगर आपको पास बोला जाता है कि सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ, नोट नंबर 1, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इफ़ अ पर्सन wants to see full image या फुल हाइट भी बोल सकते हैं आप, so the person height of mirror should be, यानी कि अगर एक पर्सन है कोई उसकी हाइट 6 फीट है या 7 फीट है, कितनी भी हो सकती है, 6.5, तो अगर वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है इस मिरर के अंदर, कोई भी मिरर है, तो उसको कितनी हाइट पे मिरर को लेना होगा, ठीक है। यानी कि उसका जो मिरर है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो पर्सन की हाइट हमारे पास है 6, तो यानी कि जो मिरर की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए है पर्सन की हाइट, ठीक है। तो मिरर की हाइट हमेशा h/2 होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जितनी पर्सन की हाइट है उसकी हाफ, यानी कि अगर कोई पर्सन 6 फीट का है तो उसके लिए मिरर चाहिए 6/2 यानी कि 3 फुट का, ठीक है। अगर वो 3 फुट का मिरर लेगा तो उसको अपनी फुल इमेज नज़र आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। ऐसी एक और सेकंड पार्ट है इसमें, इफ अ पर्सन स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल एंड मिरर, if he wants to see the full image of wall, so the height of mirror should be कितनी होनी चाहिए। यानी कि कोई पर्सन है, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे है, ये है वॉल, ठीक है, और ये है मिरर, इसके बीच में एक पर्सन स्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है, इसके बीच में एक पर्सन स्टैंडिंग कर रहा है। तो उसने क्या करना है, अपनी ये जो वॉल है उसके पीछे जो वॉल है पूरी की पूरी, ये उसको मिरर में दिखाई देनी चाहिए। यानी कि वो इस साइड देख रहा है, ठीक है, उसको ये जो दीवार है पूरी की पूरी नज़र आनी चाहिए इस मिरर के अंदर। तो हमें बताना है कि जो डिस्टेंस है, जो हाइट है मिरर की, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो हाइट है मिरर की वो हो जाएगी दोस्तों h/3। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखने हैं। यानी कि अगर मिरर की हाइट h/3 हो जाएगी, यानी कि अगर किसी पर्सन की हाइट यहाँ पे 6 फीट है, तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए दोस्तों, 2, ठीक है। यानी कि 6/3 यानी कि 2। यानी कि अगर किसी बंदे की हाइट 6 फुट है तो मिरर 2 फुट का होना ज़रूरी है, तभी उसको पूरी की पूरी वॉल नज़र आएगी। क्लियर है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, ठीक है। अगर हम 2 प्लेन मिरर ले लेते हैं तो हमारे पास कितनी इमेजेस बनेंगी ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए 2 केसेस हमारे पास, ठीक है। अगर दोनों के दोनों मिरर आपस में क्या है, पैरेलल, इफ बोथ द मिरर आर पैरेलल, ये हम एक जनरल केस ले रहे हैं, पैरेलल हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है।
पर एक जनरल केस के तरीके से बता रहे हैं पैरेलल, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट लगाएंगे तो आपकी इमेजेस भी अलग अलग बनेंगी। पर एक जनरल केस में अगर हम बात करें, इफ बोथ द मिरर आर पैरेलल देन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, बार्बर शॉप पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उसमें आगे पीछे शीशे लगे होते हैं। आप एक बार ज़रूर गौर करना जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएं, तो आप देखेंगे कि जो पीछे भी शीशे लगे हुए हैं और जो आपके फ्रंट पे शीशे लगे हुए हैं, आप जैसे ही फ्रंट फेस के शीशे में देखते हो तो आपको बैक साइड नज़र आती है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपको नज़र आती है वो चीज़, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो इमेजेस हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला मिरर सेकंड वाले की इमेज उठाएगा, सेकंड वाला फिर फर्स्ट की उठाएगा, तो ऐसे करते करते काफ़ी सारी इमेजेस वहाँ पे बन जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेकंड केस, इफ़ बोथ मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अगर दोनों के दोनों मिरर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उस केस में कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ हमारे पास टोटल इमेजेस बनेंगी 3, टोटल इमेजेस फॉर्म्ड इज 3, ठीक है। यानी कि अगर दो मिरर पैरेलल हैं तो इन्फिनिटली मैनी इमेजेस, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस, और अगर दोनों ही मिरर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो आपके पास इमेजेस बनती हैं 3, ठीक है। इन चीज़ों का आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम कुछ थोड़ा सा बेसिक और कर लेते हैं इसके बारे में ही। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कनकेव मिरर किस टाइप का होता है, और इधर लिखते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे पहले ये मिरर बना लेते हैं कनकेव। कनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर साइड में होता है, यानी कि यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यानी कि कोई भी लाइट आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी इधर, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही अगर कन्वेक्स की बात की जाए तो कन्वेक्स के केस में हमारे पास उल्टा है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की साइड होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, क्लियर है। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है हमेशा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले एक मिरर बना लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने लिया कनकेव मिरर, केसेस दोनों में सेम ही रहेंगे। इसको हम बोलते हैं पोल, पी से पोल, और सपोज करो यहाँ पे कोई ना कहीं इसका सेंटर है, सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं रेडियस। एक्चुअली में है क्या ये पूरा का पूरा ऐसे है सर्कल, पूरा का पूरा स्फीयर था, तो इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से कट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट बच जाता है। तो सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास उसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है हमारे पास पोल, और ये जो सी है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर बात करें यहाँ पे, सपोज करो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस बनेगा जब भी आप रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, तो एफ से बोलते हैं फोकस, एफ स्टैंड फॉर फोकस। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होता है फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास कुछ मेन टर्म्स होगी जिसको आपने याद रखना है। अब एक चीज़ का और टॉपिक आप याद रखेंगे, इस चीज़ को भी नोट करेंगे आप। इफ़ द लाइट passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से पास हो जाती है, यानी कि सी से होकर जा रही है ऐसे, तो वो जिस पॉइंट से आई है उसी ही डायरेक्शन में डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम वापस हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है तो वो बिल्कुल वापस हो जाएगी जैसे ही वो आई थी, ठीक है। इफ़ द लाइट ऑफ
light passes through the center of curvature, then it goes back in same direction। ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में दोबारा से वापस चली जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कनकेव मिरर क्या होते हैं, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं और किसको हम इमेजेस कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं और फोकस किसे कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने सीखा दोस्तों कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज क्या क्या होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मिरर फार्मूला के बारे में, उसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद उस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।